बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। रेगुलर बेसिस पर हम नई डेवलपमेंट्स देखते हैं और आज भी अफसोसनाक खबरें सामने आई हैं जहां हम देखते हैं कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी की लपेट में, लेकिन वहीं दूसरी जानब हम देखते हैं कि पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते न सिर्फ बैरूनी सरहदों पर बल्कि अंदरूनी सरहदों और अंदरूनी हिस्सों पर अब भी मौजूद हैं और दुश्मन के नाक को चने चबाने के लिए मौजूद हैं। हम आपको बताएंगे कि कैडेट कॉलेज वाना पर दहशतगर्दी का एक हमला सामने आया जहां पर हम देखते हैं कि तमाम तलबा और असतज़ा को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। अफसोसनाक खबर यह है कि क्या मजाल दुश्मन की कि वो यहाँ तक आए, लेकिन इसके साथ साथ सबसे अच्छी जो बात है वो यही है कि पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते जो कि सिर्फ और सिर्फ बैरूनी सरहदों पर मौजूद नहीं बल्कि अंदरूनी मुल्क की आवाम के साथ मौजूद होकर दुश्मन को मज़ा चखाने के लिए मौजूद हैं। वहीं सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अगवान खवारिज की कॉलेज में मौजूदगी और कैडेट्स की जानों की हिफाजत के पेश नज़र ऑपरेशन एहतियात से अब भी किया जा रहा है। ये भी बताया गया है कि ये जो खवारिज है इनके ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हुए नजर आते हैं। अफगानिस्तान के अगर मामला देखें और पाकिस्तान के साथ मामला देखें तो वहाँ पर दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जी एक और हमला देखा गया, खुदकुश हमला इस्लामाबाद में G11 की अगर बात करें सेक्टर में कचहरी के नज़दीक हमला हुआ, खुदकुश हमला बताया जा रहा है। 12 अफराद शहीद बताए जा रहे हैं अब तक की इतलात के मुताबिक और पिम्स अस्पताल में जिन्हें जो है वो रखा भी गया। ये दो ऐसी दिलखराश वाक़यात हैं जो कि मंजर आम पर आए, लेकिन तीसरी जानिब वही बात है कि सरहदों की हिफाजतों के साथ साथ सरहदी मामलात को देखना भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने इस्लामाबाद में जिला कचहरी में होने वाले खुदकुश धमाके के शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए एक बात कही। उन्होंने ये कहा कि वेकअप कॉल है ये। अभी वेकअप कॉल क्यों है? दूसरी जानिब उनका ये भी कहना है कि इस माहौल में काबुल के हुक्मरानों से कामयाब मुज़ाकरात की ज़्यादा उम्मीद रखना बेकार या फजूल होगा। एक जानिब हम मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, एक जानिब हम मुदाखलत की बात कर रहे हैं, एक जानिब हम जो है वो सरहदों पे बाड़ लगाने की बात कर रहे हैं और एक जानिब हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं उसका ये नतीजा नज़र आ रहा है कि जहाँ इस वक्त दहशतगर्दी की एक और लहर नज़र आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी तरफ एक और चीज़ सिलसिला जो कि 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से है जो कि सेनेट से मंजूर कर दी गई, कौमी असम्बली में पेश की गई है। इसके हवाले से हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं ताहा अहमद साहब। ताहा अहमद साहब MQM से आपका ताल्लुक है, वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ताहा अहमद साहब, तमाम तो सूरत सबके सामने सबसे पहले तो अफसोसनाक खबरें ज़ाहिर हम देख रहे हैं कि कैडेट कॉलेज का वाकया, फिर उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि G11 के वाकयात हैं। ऐसे में 27वीं आईनी तरमीम का भी एक मामला जो है वो सबके सामने ज़ेर बहस रहा। पिछले एक हफ्ते से इसी के ऊपर डिस्कशन चल रही थी। सर आप किस तरीके से देखते हैं तरमीम को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये दो अलग अलग चीजें हैं। पाकिस्तान में रहने वाले, पाकिस्तान में बसने वाले जिन लोगों को इलेक्ट करके अपने ऐवानों में भेजते हैं, अपनी नुमाइंदगी करने का हक देते हैं जिन्हें पाकिस्तानी, उन कानून साज लोगों के पास ये पूरा इख्तियार है कि कानूनी और आईनी तरीके से जिस शिक में चाहे तरमीम कर लें और जिस तरह चाहे वो हालात को देखते हुए मुल्क की बेहतरी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करें। दूसरी तरफ जो ये दहशतगर्दी के वाकयात हैं, हम ये समझते हैं कि ये जाहिर है काबिले मजम्मत तो एक छोटा लफ्ज है, हमारे पास तो अल्फाज ही नहीं है जिस तरह से ये मजलूमों को टारगेट करके दहशतगर्दी के वाकयात किए जा रहे हैं। इसमें जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज की तरफ से ऐसे लोगों के लिए, और ऐसे लोगों के जो एडर्स और अबेडर्स हैं उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। और बिल्कुल हम समझते हैं कि इसको बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के साथ ऐसी इश्यूज को देखने की जरूरत है। सख्त से सख्त कार्रवाई करें, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो उनके एडर्स अबेडर्स हैं, उनको इबरत का निशान बनाएं, उनके साथ वो करें कि कोई दोबारा तसव्वुर ना करे कि पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से देखेगा। पाकिस्तान की सालमियत से ऊपर कुछ नहीं है, वो रियासत पाकिस्तान से ऊपर किसी की सियासत नहीं है, चाहे वो मेरी ही जमात क्यों ना हो। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान है तो हमारी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान है तो हमारी सियासत है। हमें समझना चाहिए तमाम सियासी जमातों को कि अपनी अपनी सियासत से, अपनी अपनी सियासी जमात से ऊपर आके सोचने की जरूरत है। अब सब चीजों को पीछे रख के ये समझना है कि जो कॉमन कंसेंसस करने की जरूरत है वो नेशनल सिक्योरिटी पे है। अगर नेशनल सिक्योरिटी एट रिस्क है, नेशनल सिक्योरिटी एट थ्रेट है, तो तमाम लोगों को थोड़ी देर के लिए अपनी सियासत को पीछे छोड़ के इस एजेंडे पे काम करके मुल्क की सिक्योरिटी को बेहतर करके मुल्क को बचाना है। हमें हमारा मुल्क होगा तो हमारी सियासत भी होगी और इंशाल्लाह हमारा मुल्क है और रहेगा। हमें तो पूरा भरोसा है कि हमारी अफवाज पाकिस्तान वो सलाहियत रखती है
जो दुश्मन को खाक चटा दे। हमने देखा कि जैसे थोड़े देर से पहले भी भारत ने बुज़दिलाना कोशिश की थी रात में हमला करके, और जिसका जवाब दिन की रोशनी में हिम्मत, जुर्रत और बहादुरी से हमारी अफवाज ने दिया। और ये पैगाम सिर्फ पाकिस्तानियों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दिया है कि हमारी अफवाज और हमारी आवाम क्या जज्बा और क्या सलाहियत रखते हैं। जो लोग अपने आप को टेक्नोलॉजी का जाइंट कहते थे, उनको टेक्नोलॉजी के जरिए ही फेल करके खाक चटाई, और ये बताया, और अवाम ने भी बताया कि पूरी अवाम irrespective of their political affiliation, irrespective of their caste, color and creed, सब हमारी अफवाज के पीछे पिलाई दीवार की तरह खड़े थे। और हर पूरी कौम जो थी वो एक नारे पाकिस्तान जिंदाबाद के नीचे मुत्तहद थी, और हर आदमी जो था वो अपनी फौज के लिए दुआएं कर रहा था, और लोगों का मोरल बड़ा हाई था। तो हम दोबारा पाकिस्तानी कौम मुत्तहद है, अपनी अफवाज के साथ है, और हम समझते हैं कि हमारी अफवाज भरपूर सलाहियत रखती है ऐसे तमाम अनासिर से निमटने का और ऐसे तमाम अनासिर को जवाब देने का। जहां तक रही थी 27वीं आईनी तरमीम की बात, तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ये समझती है कि आइन में तरमीम हालात के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से होने में कोई हर्ज नहीं है। जितनी भी तरमीम हो वो कंसेंसस से होनी चाहिए, और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से कोई तरमीम आइन में पास होती है, कानून असेंबलीज में पास होती है, तो उसका खैर मकदम करना चाहिए। हाँ, ये हम जरूर कहते हैं कि इन तमाम तरमीम के साथ हमारी जो तरमीम की गुजारिश थी, जो हमारी डिमांड थी आर्टिकल 140A को इम्प्लीमेंट करने की और आर्टिकल 140A पे अमल दरामद कराने की, उसको भी कंसिडर करना चाहिए था। हम समझते हैं कि ये वाहिद हल है पाकिस्तान में मसाइल को हल करने का, कि जब तक ये मसले डिवॉल्व नहीं किए जाएंगे, ये सब्जेक्ट्स डिवॉल्व नहीं किए जाएंगे, आम आदमी के पास इख्तियार नहीं होगा, लोकल गवर्नमेंट एम्पावर नहीं होगी, तब तक आम आदमी के मसाइल उसके गली मोहल्ले की सतह पे हल नहीं होंगे। ये जो 18वीं तरमीम हुई थी उसी की रूह है, वो नामुकम्मल है आर्टिकल 140A के बगैर। उसकी जो बुनियादी रूह थी वो ये थी डेवोल्यूशन ऑफ पावर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अकोमोलेशन ऑफ पावर कर ली गई, और चारों वज़राए आला जो हैं उन्होंने फिर नीचे पावर डिवॉल्व करना नहीं समझी, जो हम समझते हैं कि आर्टिकल 140A की शदीद खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर भी मौजूद है जिसको इम्प्लीमेंट कराना चाहिए और डेवोल्यूशन ऑफ पावर करना चाहिए। जैसे सूबों को पैसे मिलते हैं उसी तरह डायरेक्ट फेडरल से लोकल गवर्नमेंट्स को भी पैसे मिलने चाहिए। और ये जो हमने 4 लोगों के 4 वज़राए आला के आसरे पर पूरे सूबों को छोड़ दिया है, दैट इज नॉट राइट एट ऑल। ठीक। अच्छा, दूसरी जानिब ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से आपने कहा 18वीं तरमीम के हवाले से जहाँ पे सूबों के खुद मुख्तियारी के मामला थे, वहीं दूसरी जानिब हमने देखा कि NFC अवार्ड के मामला थे जहाँ पर फंड्स के हवाले से हमेशा। इसका मतलब तो ये होगा कि अब जब ये 18वीं तरमीम के मामला के ऊपर सिंध हुकूमत की बात करें, पीपल्स पार्टी की बात करें, तो जिन्होंने खास करके नफ़ी का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान भी किया, उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की शक रखी जाएगी तो हम इसमें साथ नहीं देंगे। हुकूमत के भी उन्होंने आड़े हाथों लेते हुए ये बात कही थी। तो अब अगर ये मामलात इसी तरीके से चलते रहेंगे तो आपको लगता नहीं है कि सुधार कैसे होगा? क्या यही मामलात इसी तरह चलेंगे और इसी फंड्स के हवाले से लोग एक दूसरे के दस्ते गिरबां होंगे? नहीं, देखिए, हम समझते हैं कि अगर आईनी तरमीम जैसे हुई है और बहुत सारी चीजें जो ऑलरेडी आइन का हिस्सा हैं उन पे अमल दरामद कराएं, अदालतें मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के अपने MPAs ने पंजाब में 140A की करारदाद को सपोर्ट किया और पास करवा लिया। जमा PMLN ने कराई थी और पीपल्स पार्टी ने उसको सपोर्ट किया, यूनानिमसली पास हुई। KP में पीपल्स पार्टी के पार्लियामानी लीडर ने करारदाद जमा कराई है आर्टिकल 140A पे KP असेंबली में। अब देखते हैं, हमारे इजलास शुरू होते हैं तो पता चलेगा। यहाँ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से मैंने ये करारदाद जमा कराई है 140A पे अमल दरामद की। अब देखते हैं कि क्या पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध के लिए अलग पॉलिसी और दीगर सूबों के लिए अलग पॉलिसी रखती है और मुनाफिकत करते हैं, या एक जैसी पॉलिसी रखते हैं जहाँ पंजाब में वो सपोर्ट कर रहे हैं, KP में जो है वो खुद जमा करा रहे हैं, और वैसी सेम करारदाद बिल्कुल चेंज किए बगैर अगर हम सिंध असेंबली में लाते हैं तो फिर देखते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है जो अब दावा करती है सिंध से और पाकिस्तान से मोहब्बत का, वो उसकी पॉलिसी सिंध में कुछ और, KP में कुछ और पंजाब में कुछ और क्यों है।
ठीक। अच्छा, दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि आईनी तरमीम के जो मामला सामने आ रहे हैं जिसमें सदर के खिलाफ ताहयात, गवर्नर के खिलाफ इसकी मुद्दत तक कोई क्रिमिनल कार्रवाई नहीं होगी, ऐसी करारदाद भी जो है वो सामने आई 27वें आईनी तरमीम में, जो एक शक है। तो सर, आप नहीं समझते कि क्रिमिनल जो कार्रवाइयां हैं उससे रोक दिया गया? तो इसमें आने वाले वक्तों में भी अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा लीनियंसी दे रहे हैं? देखिए, अगर हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बात करें तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने तो सिर्फ एक डिमांड रखी थी, जो कि आर्टिकल 140A पे इम्प्लीमेंटेशन थी। ना कोई जाती, ना कोई तंजीमी, ना कोई और ऐसी डिमांड कि जिससे किसी इंडिविजुअल का फायदा हो, या किसी इंडिविजुअल ओहदे को, या किसी इंडिविजुअल शख्सियत को, या किसी इंडिविजुअल जमात को कोई बेनिफिट मिले। हम तो ये कहते हैं कि जो जनरल पब्लिक की सहूलत के लिए, जो जनरल पब्लिक के मसाइल को हल करने के लिए जो डिमांड हमारी थी, हम उस पे हैं, हम उस पे रहेंगे और हम इस जद्दोजहद को छोड़ेंगे नहीं। हम ये बात पूरे पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। हम ये बात जो है वो कहते हैं कि हर सूबे में, हर शहर में अगर लोकल गवर्नमेंट जो है वो डिवॉल्व होगी तो लोगों के मसाइल हल होना आसान है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक वजीर आला जो है वो गटर खोलने का इख्तियार भी अपने पास रखे, स्कूल बनाने का इख्तियार भी अपने पास रखे, स्कूल चलाने का इख्तियार भी अपने पास रखे, और इसका रिजल्ट हमें सिंध में नजर आ रहा है कि कुत्ते के काटने की वैक्सीन से लोग मर रहे हैं, गटर का ढकना ना होने की वजह से लोग मर रहे हैं, डंपर के आगे लोग मर रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम में लोग मर रहे हैं। जो बेचारे बच जाते हैं वो ये मैट्रिक बोर्ड और इंटर बोर्ड में उनके साथ ज्यादती हो जाती है, जो उसको पास कर लेते हैं उनके साथ एमडी कैट में ज्यादती हो जाती है। हमारे साथ जुड़े रहे, यहाँ पे इस वक्त में ज्वाइन कर चुके हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक खलील साहब, हम उनको भी वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। तो ब्रिगेडियर साहब, आप मुझे सुन सकते हैं और बाकायदा तौर पे आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो कॉलिंग के जरिए। सर, किस तरीके से देखते हैं अब जो आईनी तरमीम के मामलात सामने आ रहे हैं, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि जी सेनेट से भी मंजूर हो चुकी है और आगे के अगले मराहिल हैं, आप किस तरीके से देखते हैं 27वें आईनी तरमीम को? देखिए, जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात हैं, फौजी होने के नाते से उस पर तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, ठीक है जी। लेकिन जो इसमें एक शिक है जो कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का है, ये एक बड़ी पुराना, मुझे याद है जब आई वाज इन GHQ, आज से कोई 45 साल पुरानी बात है, ये सब्जेक्ट मेरे पास था। उस वक्त चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का जो ओहदा है उसको क्रिएट किया गया था भुट्टो साहब के ज़माने में जी 1975 में। तो जनरल शरीफ जो थे वो इसके आर्किटेक्ट थे, लेकिन उन्होंने, उनका ये ख्याल था कि वो बनेंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो उन्होंने इस ओहदे को सिर्फ कोऑर्डिनेशन की हद तक रखा था, वॉर टाइम में कोऑर्डिनेशन का, और कुछ और भी सब्जेक्ट थे। तो एक बड़ा प्रॉब्लम आप देखें, द वॉर हैज द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर जो है पिछले 40-50 साल में बिल्कुल चेंज हो गया है। अब वॉर सिर्फ एक कन्वेंशनल फोर्सेस पे नहीं रही है जी। अब इसके अंदर स्ट्रेटेजिकल एंगल आ गया है, कम्युनिकेशन का एंगल आ गया है, इसके अंदर मिसाइल्स रॉकेट फोर्सेस आ गई हैं, इसके अंदर एयर आ गई है, इसके बाद साइबर वारफेयर है, इसके अंदर स्पेस आ गई है। तो आर्टिकुलेशन ऑफ कमांड जो है वो न्यूक्लियर आ गया है। तो आर्टिकुलेशन ऑफ कमांड जो है ना, इट हैज बिकम ए वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, और दुनिया भर में ये इसके ऊपर स्टडी होती रहती है, और ये एक पॉजिटिव स्टेप है कि एक आर्टिकुलेशन कमांड होनी चाहिए इन द टाइम ऑफ वॉर। लेकिन इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझे तो इसको, चूंकि मेरे पास सामने कोई चीज़ ड्राफ्ट नहीं है, लेकिन आई थिंक the concept is okay जी। ठीक। अच्छा, दूसरी जानब हम ये भी देख रहे हैं कि जो ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से दोहरी शहरियत का मामला सामने आया है, ऐसे में राना सनाउल्लाह साहब का ये बयान भी सामने आया है कि जो दोहरी शहरियत वाली बात है 27वीं आईनी तरमीम में, वो सिविल और मुसल्लह अफवाज के लिए की गई है। सर, इसको इलाबरेट कर सकते हैं आप? क्या ये अच्छा इक़दाम है? पूरी दुनिया में ये एक एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल है कि
anybody who holds a public office, he has to have one nationality, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, कहीं भी हो। तो अगर वो उसके पास दोहरी शहरियत है तो he has to abandon that। तो पाकिस्तान में तो मेरा ख्याल पहले से भी ये है कि अगर किसी ने दोहरी शहरियत ली हुई है और वो ब्यूरोक्रेट है, आई थिंक लीगली इज नॉट करेक्ट। ठीक। अच्छा, एक और जो बात सदर मुमलिकत के हवाले से है, जहां पे आईनी तरमीम के हवाले से जो नुकात है, उसमें कहा गया कि आईनी तरमीम के तहत सदर के खिलाफ ताहयात गवर्नर के खिलाफ इसकी मुद्दत तक कोई क्रिमिनल कार्रवाई नहीं की जाएगी। आईनी तरमीम में यह भी कहा गया है कि सदर को ताहयात गवर्नर के खिलाफ इसकी मुद्दत तक किसी अदालत से गिरफ्तारी का ऑर्डर भी जारी नहीं होगा। सदर पर इस्तिस्ना का इतलाक तब तक नहीं होगा जब तक सदारती मुद्दत के बाद किसी पब्लिक ऑफिस का ओहदेदार ना बन जाए। सर, इस वाली शिक के ऊपर थोड़ी सी नजरसानी कीजिएगा कि कार्रवाई क्रिमिनल होगी नहीं। देखिए, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज आई एम नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, तो मैं ख्याल आई कांट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, दूसरी जानिब डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि अवाम का भी बड़ा तासुर नजर आ रहा है, और अब हम देखते हैं कि जी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो है, उनके लिए बहरी बर्री फिजाई अफवाज में कहा गया कि जी सिपा सलार भी हैं, साथ में ताहयात जो है वो मरार भी दी जाएंगी। तो सर, इस चीज़ को बताइएगा कि हमने वैसे तो गुज़िश्ता अमेंडमेंट जो देखी उसमें भी और आइन में भी हमने इन तमाम चीज़ों को, शिकों को नज़र में रखा है, लेकिन अब जो ये शिक आई है तो बात वही पुरानी, पहले भी ये तमाम चीजें होती नजर आई, लेकिन इस बार इस शिक को पेश किया गया है। सर, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जहां तक मैंने पहले भी जिक्र किया था कि आर्टिकुलेशन ऑफ कमांड जो होती है, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द मॉडर्न वॉरफेयर। और ये आसिम मुनीर की बात नहीं है, ये जो भी कोई सिविल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होगा, ये उसकी होगी। बाकी उसको जो मराद देनी है नहीं देनी है, तो फील्ड मार्शल के लेवल तक तो ये वैसे भी, इवन इन द ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन में भी, फील्ड मार्शल इज रिमेन्स फील्ड मार्शल टिल हिज डेथ। ये तो हमारे पास इंडियन की मिसाल है, मानिक शाह वाज फील्ड मार्शल, ही रिमेन फील्ड मार्शल, ही यूज्ड टू गेट ऑल द पर्क्स ऑफ फील्ड मार्शल। इसी तरह हमारे यहाँ तो बहुत कम है, इंग्लैंड में तो 20 फील्ड मार्शल सेकंड वर्ल्ड वॉर में बने थे, और उससे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो उनकी मिसालें हमारे सामने हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड साहब तारिक अली साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। वहीं हम देख रहे हैं कि जी दूसरी जानिब जिस तरीके से इस वक्त हम देख रहे हैं कि जी पूरे पाकिस्तान में जहां दो मुख्तलिफ वाक़यात इस वक्त सामने नज़र आ रहे हैं, दहशतगर्दी की एक जगह खुदकुश हमला, और दूसरी जानिब अगर हम देखें कि कैडेट का जो ये वाक़या रोनुमा हुआ है, ये दो ऐसी चीज़ें इस वक्त सामने आ रही जिस वक्त हम देख रहे हैं कि हम अपनी बॉर्डर्स मैनेजमेंट को कंट्रोल करते हुए चल रहे हैं, वहीं पर ही हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के मामला जो है वो मंजर आम पर आए हैं। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ ताहा अहमद भी मौजूद। ताहा अहमद साहब, ज़ाहिरी 27वीं तरमीम के मामला तो हम एक जानिब देख रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखें ताहा साहब के जो दहशतगर्दी के अनासिर है उसको जड़ से खत्म करने के लिए पाक अफवाज जो है वो इस वक्त सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हुई है। इवन के हम बॉर्डर्स के बाहर देखें या बॉर्डर्स के हम अंदर देखें तो हम सिर्फ बैरूनी दहशतगर्दी नहीं बल्कि अंदरूनी दहशतगर्दी का भी शिकार हैं। तो सर, क्या समझते हैं आप क्या? वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं आज होने वाले वाकयात के हवाले से, साथ साथ जो सियासी चहमा गोइयां एक जानिब नजर आ रही है जहां 27वीं तरमीम के मामला सामने आ रहे हैं। ताहा अहमद हमारे साथ मौजूद है। ताहा साहब, अब एक और हमने देखा है कि लोगों का एक परसेप्शन नजर आ रहा है अवाम का कि ये जो 27वीं तरमीम की गई है हुकूमती मफादात, लोग मतलब ये परसेप्शन अवाम का है कि हुकूमती मफादात के लिए की जा रही है। सर, आप किस तरीके से देखते हैं, क्या इसमें कोई हुकूमत का मफाद है या अवामी मफाद के लिए करारदाद पेश की गई? देखें, दोबारा मैं ये कहूंगा कि ये एक आईनी कानूनी तरीके से पेश की गई है और आईनी कानूनी तरीके से मंजूर की गई है, और उन्हीं लोगों ने की है कि जो अवाम के वोटों से मुंतखब होकर असेंबलियों तक पहुंचे। उन्होंने कानूनी आईनी तरीके से करारदाद मंजूर कराई है अक्सरियत के साथ। तो मैं नहीं समझता कि इस पे ज़ाहिर क्रिटिसिज्म करना तो लोगों का काम है और वो जमहूरियत का हुस्न भी है, लेकिन इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको क्रिटिसाइज करें। आज मुल्क ऐसे दौर से गुजर रहा है कि हमें इन चीजों में उलझने के बजाय जो है ना वो आगे बढ़ के देखने की जरूरत है। हमें मुल्क के मफाद, मुल्क की दिफा, मुल्क की सालमियत और मुल्क की सलामती पे फोकस करने की जरूरत है, ना कि हम अपनी ही हुकूमत, अपनी ही अफवाज पर क्रिटिसिज्म करें और इस तरह की बातें करें कि जिससे जो है एक इंतशार की सूरत हाल पैदा हो। जो लोग इस तरमीम
को ना समझ पा रहे हैं, ना इसकी असल हकीकत को जानते हैं, और अगर जानते हैं तो जान के भी अनजान बन रहे हैं। तो ये बहुत इस वक्त इमेच्योर किस्म का बिहेवियर है जो कि नहीं दिखाना चाहिए लोगों को। ठीक है, अगर हमारी भी बात जो है वो 140A पे उस तरह से नहीं तस्लीम की गई और उसको जो है कंसिडरेशन में तो कम से कम लेकर आए, और आज अगर कोई मुकदमा 140A का लड़ रहा है तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ही है। तो हम ये समझते हैं कि हम सबको अपने जाती मफादात को, अपने जाती सोचों को, अपने जाती इंटरेस्ट को पीछे रख के इस वक्त ये समझने और समझाने की जरूरत है कि पाकिस्तान एक है, पाकिस्तान मुत्तहिद है, पाकिस्तान मुनज़्ज़म है, पाकिस्तान मजबूत है, और पाकिस्तान की आवाम अपनी हुकूमत के साथ और अपनी अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी है। डिफरेंसेस हर मुल्क में होते हैं, हर एक घर में भी डिफरेंसेस होते हैं, तमाम सियासी जमातों के भी आपस में डिफरेंसेस होंगे, लेकिन इन सब चीजों को भूलें और क्रिटिसिज्म करें, इस्लाह करें तो तनकीद करें, तो तनकीद बराए इस्लाह करें, तनकीद बराए तनकीद ना करें। मतलब आज जो लोग ये वाली बात कर रहे हैं उनसे तो पूछें कि पाकिस्तान के किसी मसले का हल जो है वो सिर्फ ये कहते हैं कि जी इमरान खान को रिहा कर दो तो शायद पानी भी आ जाएगा, घरों में रोडें भी सही हो जाएंगी, बिजली का मसला भी हल हो जाएगा, गैस भी आ जाएगी, बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर भी बेहतर हो जाएगा, और पाकिस्तान में दूध की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी, सिर्फ खान को रिहा कर दो। तो ऐसा देखो वो तो सबके सामने 2 साल 2.5 साल उनकी हुकूमत के अदवार में हमने देखा कि शहर कराची में उनका कोई दौरा नहीं हुआ, उन्होंने कोई अच्छा मंसूबा पेश नहीं किया, या बल्कि हम अगर उनकी सियासी जमात के लोगों से भी बात करते हैं और उनके मंसूबे के बारे में पूछते हैं तो उनके पास कोई अल्फाज नहीं होते। सर दूसरी जानिब फैसल वाडा का भी एक बड़ा बयान आया, उन्होंने कहा कि 27वीं तरमीम तो मंजूर हो जाएगी, 28वीं की बात करें, तो सर ये किस तरफ इशारा था? कुछ देखिए, ये हमें भी जो है वो उनका बयान देख के ही पता चला और मीडिया की हेडलाइंस वगैरह से पता चला जी। अभी हमारे पास कोई इसकी ऐसी तफसील या कोई ड्राफ्ट या कोई ऐसा डिस्कशन डिबेट हमें कहीं मदू नहीं किया गया जिसमें हमें पता हो कि जी 28वीं तरमीम है क्या, और 28वीं जिस तरह आपके लिए टीवी पे खबर के जरिए आपको पता चला, तो यकीन जाने मुझे और मेरी जमात को भी टीवी से एक खबर की तरफ पता चला कि कोई 28वीं तरमीम आ रही है। अच्छा, इसमें हर्ज कोई नहीं है, आए बिल्कुल आए, कौम के लिए, मुल्क के लिए जो चीज बेहतर होगी हम उसमें साथ खड़े, और हम समझते हैं कि 28वीं तरमीम में ये डेवोल्यूशन ऑफ पावर 140A को शामिल करें और लोगों को रिलीफ दें, ताकि अगर कहीं कोई ऐसा छोटा मोटा परसेप्शन लोगों के दिमाग में है भी तो वो क्लियर हो जाए। और देखें, सिचुएशन के और हालात के हिसाब से आइन में एक तरीक़ेकार मौजूद है तरमीम का, तो अगर उसके तरीके से कोई तरमीम करेगा तो वो बिल्कुल होना चाहिए, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी क्रिटिसिज्म तो चलता रहता है, ये भी जमहूरियत का हुस्न है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहा अहमद साहब, आप अपनी कीमती राय हम तक पहुंचा रहे थे। और इसके साथ साथ डेफिनेटली आईनी तरमीम का ये मामला है, एक जानिब हम देख रहे हैं कि जी जिस तरीके से सेनेट में मंजूर कर लिया गया, वहीं JUI के भी एक नुमाइंदे और इसके साथ साथ PTI के एक कारकुन जिनकी हिमायत जो है वो शामिल थी। तो इस तरीके से देखा जाए तो डेफिनेटली जब वोटिंग के मामला आते हैं जहाँ पे हम इत्तेहादी जमातों को देख रहे हैं कि एक तरफ हो गए, वहीं दूसरी जानब हमने देखा कि जहां पर हुकूमत को अब भी वोटों की जरूरत थी तो वहां पर PTI और इसके साथ साथ JUI के कारकुनान ने भी एक एक वोट देके शमूलियत इख्तियार की है। यहाँ वक्त पर ब्रेक पे जाएंगे, वापस आते हैं, हमारे से जुड़े रहें, देखते रहे हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक टू द शो। जिससे कि प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से, उसके साथ साथ दीगर हम देख रहे हैं कि 2 ऐसे वाकया जो कि शहरी इख्तिदार और उसके साथ साथ दूसरा वाकया वज़ीरिस्तान में पेश आया जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए उस तरीका में। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके काशिफ जिंदुआ साहब, तज़कियाकार हैं, वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। काशिफ साहब, तमाम तो सूरत हाल सबके सामने है। एक जानिब हम देख रहे हैं कि 27वीं तरमीम के मामला थे और वो हल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पर हमने देखा कि सेनेट से भी मंजूरी हो चुकी है। वहीं हमने ये भी देखा कि जो ओपोजिशन जो कि इत्तेहादी जमातों के अलावा जो ओपोजिशन में लोग मौजूद थे जो इसकी मुखालफत भी करते हुए दिखाई दे रहे थे, उनमें से भी 2 जमातों के कारकुन इनके साथ जिन्होंने हिमायत का ऐलान किया और इस तरीके से करारदाद जो है वो खास करके 27वीं आईनी तरमीम जो है वो मंजूर कर ली गई है। सर किस तरीके से देखते हैं? मेरे ख्याल में देखें, अगर कोई आइन में तब्दीली आ रही है और वो कानूनी तरीके से हो रही है तो हमें उस पर कोई मेरे ख्याल में एतराज नहीं होना चाहिए। राय आप दे सकते हैं, कोई भी शख्स दे सकता है, मैं भी दे सकता हूँ, आप भी दे सकते हैं। तो अगर वो हुई है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, उसमें चीजें इम्प्रूव हुई हैं। जब 18वीं तरमीम आई थी तब हमने बहुत सी चीजें दी, अब 27वीं आई है, इसके बाद मजीद आएंगी, तो चीजें तो चलती रहेंगी। पाकिस्तान में
ये कोई नई चीज नहीं है। ठीक। अच्छा, जमातों की अगर हम बात करें, सियासी जमातें जो मुखालफत भी इसके मौजूद थी, अब भी वो सिर्फ एक ही बात करती हुई दिखाई देती हैं कि जी ये जो तरामीम की गई हैं हुकूमती मफादात में की गई हैं। तो सर आप समझते हैं कि इसमें सिर्फ हुकूमती मफादात हैं, अवाम की खैरख्वाही, अवाम की भलाई के लिए ये जो आईनी तरमीम है ये पेश नहीं की गई क्या? देखें, अवाम की भलाई, रियासत एक आप जानते हैं कि एक बड़ा अहम इदारा होता है। स्टेट जो चलती है उसको चलाने वाली तो हुकूमत ही होती है ना। अब मौजूदा दौर में इलेक्शन के जरिए चीजें आती हैं। अभी भी आप इंग्लैंड में देख लें, जिस तरह से वहां पे चीजें तब्दील होने लगी, प्राइम मिनिस्टर से इश्यूज हुए, और जो अब किंग चार्ल्स हैं उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए। तो अब दुनिया में ये चीजें तो होती हैं कि जब तब्दीली आती है, क्योंकि डेमोक्रेसी को तो हम मैग्ना कार्टा से ही इब्तिदा करते हैं ना, जो इंग्लैंड से हुई। तो आज भी चीजें हमारे सामने उसी तरह से तब्दील हो रही हैं। तो हमें कोई इस पे ये कोई अचंभे की बात नहीं है। और ये कहना कि आवाम की लिए है, तो कई चीजें होती हैं, अवाम बराह रास्त उसमें शरीक नहीं होते, और अवाम से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज के कोई एतराजात थे 27वीं तरमीम पे। अगर पीटीआई के, यही पीटीआई गवर्नमेंट में होती तो सारी चीजें वो भी कर रहे होते। तो ये तो मसाइल नहीं है। मसाइल ये हैं कि मुल्क चलना चाहिए, और पाकिस्तान चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। अच्छा, 27वीं आईनी तरमीम में एक और बात जो कि काफ़ी गौर और फिक्र की जा रही है, जिसमें कि तरमीम के तहत जो बताया जा रहा है कि सदर के खिलाफ ताहयात, गवर्नर के खिलाफ इसकी मुद्दत तक कोई क्रिमिनल कार्रवाई नहीं होगी। सर इस पॉइंट को किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि डेफिनेटली ताहयात जो भी हम देख रहे हैं कि सदर आएगा, कोई क्रिमिनल कार्रवाई नहीं होगी सर, तो ये एक लैकिंग नहीं है? देखें, अगर सदर के लिए कहा जा रहा है तो अगर देखा जाए तो टेक्निकली तो इतना नहीं होता कि ताहयात आप इस्तिस्ना दे दें किसी को भी, और क्यों दे रहे हैं। और ये तो पीपल्स पार्टी का मुतालबा है ना कि सदर को दे दें ताहयात, क्योंकि उनके हमेशा से केसेस खुलते रहे, आज की बात भी नहीं है, तो उनके लिए शायद अहम है। लेकिन जब मौजूदा सदर चले जाएंगे उसके बाद आने वाले सदरों के लिए बड़ी फर्क पड़ेगा उससे। हो सकता है आने वाले दौर में इन तरमीम में तब्दीलियां फिर हों, और ये कोई आखिरी और हतमी नहीं है जो आपको या हमें लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, में ये बात भी कही गई है कि इस्तिस्ना का इत्तलाक तब तक नहीं होगा जब तक सदारती मुद्दत के बाद किसी पब्लिक ऑफिस का ओहदेदार ना बन जाए। तो ये दो ऐसी बातें हैं, एक जानिब होती हुई कोई चीज नजर आ रही है, एक जानिब नहीं होती हुई नजर आ रही। देखें, बज़ाहिर हमें लगता है कि हम उलझ गए, लेकिन हम इतने उलझे नहीं हैं, और कानून साजी का अमल जारी रहता है, और उसके होने के बाद पता लगता है कि उसमें कितने फवायदे हुए और नहीं। तो ये साल 6 महीने बाद हम किसी नतीजे पे पहुंच सकेंगे। जैसे 18वीं तरमीम आई थी 2010 में, फिर आने वाले सालों में हमें पता लगा कि सूबों के पास जितने फंड्स गए, महकमे चले गए, ट्रांसपोर्ट चला गया। आज भी जो कराची है आपके सामने, जो कराची की सड़कें खंडर बनी हुई हैं, वहां पे मेट्रो जब चल रही थी 2015-16 में, जब मुस्लिम लीग नून लेके आई इस प्रोजेक्ट को, तो सिंध गवर्नमेंट ने बंद करा दिया था ना कि नहीं, ये तो 18वीं तरमीम के बाद ट्रांसपोर्ट तो हमारा मसला है, वफाकी गवर्नमेंट क्यों देख रही है। तो मुस्लिम लीग नून काम करके दे रही थी कराची को, तो वो नहीं करने दिया गया। बात यह है कि पीपल्स पार्टी या खुद काम कर ले। क्या आप मुझे बताएं कि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मेट्रो कहां तक चली? क्या टावर तक पहुंच सकी जिसका इन्होंने पूरा सिस्टम बनाया था? नहीं पहुंच सकी। तो इसका मतलब 18वीं तरमीम तो बहुत बुरी तरह फेल हो गई ना। अब 27वीं का हमें पता चलेगा। 18वीं तरमीम की अगर हम बात कर रहे होते हैं, और गुज़िश्ता मुख्तलिफ प्रोग्राम से इसका सिर्फ जिक्र नहीं बल्कि इसके ऊपर तबसरा भी हुआ है, तो जो 18वीं तरमीम है जिसके मुताबिक हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी हमेशा जब सूबे सिंध की बात आती है तो जहां पे 18वीं तरमीम पर फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। लेकिन यही बात अगर पंजाब के सूबों की, यही बात अगर KPK की सूबों की करें तो वहां पर लागू करने के लिए वो मुत्तफिक होते हैं। तो सर ये दोहरा मयार नहीं है? ये दोहरा मयार नहीं है, ये तो, मतलब मयार ही नहीं है इनका। और आप ये देखें ना कि जानबूझ के एक लफ्ज सराइकी ऐसे बनाया गया, 1962 से पहले तो कोई सराइकी था ही नहीं लफ्ज। ये तो आप यूं कहेंगे मुल्तानी लहजा कहलाता था पंजाबी का। मुल्तानी लहजा है, एक्सेंट है,
इसी तरह हिंदको को आप कह लेंगे हजारे में आप आ जाएं, एबटाबाद साइड, पिशावर में, ये इवन के दिलीप कुमार हिंदको बोलते रहे, तो ये पंजाबी के ही एक्सेंट है ना सारे के सारे। इवन के कश्मीर मुजफ्फराबाद आप चले जाएं तो वहां भी हिंदको जो बोली जा रही है वो बेसिकली सारे पंजाबी के लबो लहजे हैं। तो इसमें क्या फर्क है? आप पंजाब को तोड़ना चाहते हैं तो उसमें मजीद सूबे बनाए जाए, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हमने कराची में नहीं बनने देना सूबा, और ये मरसू वाली बातें करने शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी में अगर सूबे मजीद बनाने हैं तो वो सिंध से इब्तिदा करे और करके दिखाए ना कि भाई हमने बना दिया है। कराची को क्या दिया है सिंध गवर्नमेंट ने? मुझे बताएं, पिछले 17 साल में जब से सिंध गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी है वो देने से कुछ भी कासिर है। कराची की सड़कें तबाह हो रही हैं 18वीं तरमीम के बाद, क्या नहीं हो रहा? तो दे देते अगर कुछ दे सकती थी पीपल्स पार्टी, उन्होंने मुनासिब ही नहीं समझा। आप ये देखें पीपल्स अभी मौजूदा दौर में मरियम नवाज ने आके जिस तरह से पंजाब में काम कराया, तो ये कहने लगे, इससे पहले कहते थे पंजाब खा रहा है, तो मरियम नवाज ने इनको आगे बताया कि भाई सिंध गवर्नमेंट को भी पैसे मिलते हैं एनएफसी अवार्ड्स में से, और अपने हिस्से के मुताबिक मिलते हैं, वो जाता कहाँ है? केपी को मिलते हैं वो कहाँ जाता है? बलूचिस्तान को मिलते हैं, पैसा कहाँ जाता है? पंजाब में पंजाब के पास जो पैसा है वो लगता हुआ नजर आ रहा है, तो आपको लगता है कि क्या हो रहा है? तो सिंध गवर्नमेंट पैसा लगाए कराची पे, क्यों नहीं लगाती? वो तो लड़काना और नवाबशाह पे लगाने को तैयार नहीं है, तो कराची में कैसे लगाएंगे? कराची में सब तब्दील हो सकता है। काशिफ साहब के इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी की लहर दौड़ती हुई नजर आ रही है। जो अभी वाकयात हमने देखे, जहां पर कैडेट कॉलेज की बात करें वाना की, या दूसरी जानिब हम इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की बात करें, ऐसे में वज़ीर दिफा का एक बड़ा बयान सामने आया जिसमें वो कहते हैं कि वेकअप कॉल है। दूसरी जानिब वो कहते हैं कि काबुल के साथ कोई अब मुज़ाकरात नहीं होंगे, क्योंकि इनके साथ कोई भी मुज़ाकरात करना है, कोई भी मामलात बनाना, वो सिर्फ अपने वक्त को ज़ाया करने के बराबर है। आप इस पॉइंट को किस तरीके से देखते हैं? मुझे बड़ी हैरत भी होती है और एक रियासत को नाकाम बनाने वाले एलिमेंट्स पे हैरत होती है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते, एक तरफ आप कहते हैं कि अफगानिस्तान के साथ हमारे इश्यूज हैं, दूसरी तरफ आप मुझे बताएं कि जो जाली शनाख्ती कार्ड जितने हैं पाकिस्तान में लोगों के पास, अफगानियों ने जितने बनाए, पश्तून अफगानियों ने बनाए, पश्तो बोलने वाले अफगानियों ने, जैसे ही अफगानिस्तान पार किया उन्होंने यहाँ आते ही ये काम शुरू कर दिया। उन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान में दाखिल हुए और अपने आप को पठान कहने लग गए। आप ये देख रहे ना कराची में जो एमक्यूएम बनी, पहला झगड़ा जो था सोराब गोड पे, ये सब कौन थे? ये सब अफगानी थे। सानिया अलीगढ़ आप देख रहे हैं, अलीगढ़ में जिस तरह घरों में घुस के इन अफगानियों ने महाजिर का लफ्ज हम नहीं कहते, पाकिस्तानी औरतें नहीं ना, वो बच्चे, उनको जिस तरह जख्मी किया, मतलब कत्लो गारत करी की। एमक्यूएम तो उसके नतीजे में बनी। एमक्यूएम बेसिकली कोई पंजाबियों के रद्द-ए-अमल में नहीं मिली थी कि पंजाबी जुल्म कर रहे थे, जुल्म तो अफगानी कर रहा था पाकिस्तान में। एमक्यूएम अफगानियों का रद्द-ए-अमल था बुनियादी तौर पे, वो कोई पठानों का रद्द-ए-अमल नहीं था, क्योंकि सब शनाख्ती कार्ड लेके बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि इनको सोचना नहीं चाहिए, अब इनको करना चाहिए। अफगानियों को निकालें आप, और केपी गवर्नमेंट कहती है हमें अफगानी अजीज है। कौन सा अफगानी निकला? मुझे बताएं, इस्लामाबाद के वो एक रेस्टोरेंट की बात हुई, उसने कहा हमने पाकिस्तान को पैसे देने ही नहीं है टैक्स। तो काबुल रेस्टोरेंट खुलेआम नजर आ रहा है, ये कोयटा के नाम पे जितने चाय के होटल हैं ये सारे के सारे अफगानी बैठे हुए हैं। तो मुझे बताएं कि भाई पाकिस्तान में धमाके भी होंगे, पाकिस्तान में ज्यादतियां भी होंगी, पाकिस्तान में जुल्म भी होगा, लेकिन जब तक आप अफगानियों को नहीं निकालेंगे सब कुछ होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ जिजोरिया साहब, आपका इस वक्त मौक़िफ़ सामने आ गया है, और जैसे कि बड़ी ज़बरदस्त सी एक गुफ्तगू का सिलसिला भी रहा। और एक और बात जो कि पूरे पाकिस्तान को मुतनब्बे करना, खास करके शहर कराची को मुतनब्बे इस चीज़ से होना पड़ेगा कि जितने भी जब तक कि अफगानी शहरियों के जो जिनकी शहरियत यहाँ की है या जिन्होंने फेक बनाई हुई है, जितने भी अफगानी हैं उनको जब तक कि मुल्क बदल नहीं किया जाएगा तब तक कि इनकलाब के मामलात सामने नहीं आएंगे, और खुसूसी तौर पर इस पर काम होता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो इस तरीके की दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाकयात भी जन्म ले सकते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। जिंदगी हालात ने दिया साथ, तो होगी इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा।